नमस्कार विद्यार्थी, मैं आपका मराठी शिक्षक मनोज रामस्वामी आज आपके लिए 10th स्टैंडर्ड का 4th लेसन उपवास लेकर आया हूँ। उपवास मतलब क्या? तो दिवस भर न जेवने मतलब फास्टिंग या फिर अफास्ट मतलब दिन भर खाए पिए ना खाए पिए रहना। लेखक का नाम है पु ल देशपांडे। पु ल देशपांडे लेखक मराठी के एक बड़े साहित्यक में से एक है। उनके कॉमेडी राइटिंग, ड्रामास, ट्रैवलिंग बुक्स या फिर वो खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं। उनके नाटकों में तुका मने, तुझे आहे तुझे पाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलरानी ये ट्रांसलेटेड और खुद से लिखे हुए नाटक है। सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला ये 1 प्ले एक्ट उन्होंने लिखे हुए हैं। खोगीर भरती, असामी आसामी, किल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इतनी सारी कॉमेडी किताबें भी उन्होंने लिखी हुई है। अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्याच्या देशा ये सारे उन्होंने ट्रैवल बुक्स लिखे हुए हैं। व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र ये सब उन्होंने एक पर्सन के ऊपर से मतलब व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तकें, एक पर्सन को मध्यवर्ती व्यक्ति रेखा रखकर उसके हिसाब से किताब लिखना, ये क्या होता है? व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तक होते हैं। तो ये उन्होंने लिखे हुए हैं। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। उनके व्यक्ति आणि वल्ली इस किताब को साहित्य अकादमी का मतलब भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार में से एक यह पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। उनके कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये तीनों भी पद्म पुरस्कार भारत के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, अलग अलग फैकल्टीज़ में काम करने वाले सबसे बड़े नामांकित व्यक्तियों को हर साल दिया जाता है। उनमें पद्म भूषण पुरस्कार पु ल देशपांडे जी को मिला हुआ है। चलिए पाठ की प्रस्तावना करते हैं हम। प्रस्तावना वो चीज़ होती है जिसमें पाठ के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्पपूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। मतलब एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिनका नाम पंत है। उन्होंने एक संकल्प किया है, निश्चय किया है कि उनको अब डाइट करना है। तो ये डाइट के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया और वो आखिर में क्या रिज़ल्ट आया और वो 4 लोगों में किस तरह हास्य के पात्र बने, इन सारे चीज़ों का वर्णन एक मज़ेदार ढंग से उन्होंने इस प्रस्तुत पाठ में किया हुआ है। चलिए अब हम हमारे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे। उगाच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानात येऊ लागली। पण मी या कोणत्याही टीकेला भीक घालणारा नव्हतो। तो मतलब जब पंत जी ने अपने उपोषण के बारे में उनके चौल के लोगों को बताया तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। आते जाते उनके कान में बहुत सी बातें आने लगी। कुछ ने कहा नाही ती भानगड आहे, मतलब नहीं वो नया समस्या वो अपने सामने लाकर खड़ा कर रहा है। उगच हाथ दाखवून अवलक्षण आहे, मतलब खुद से समस्या को अपनी ओर ओढ़ ले रहा है। पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, मतलब जब उनका वज़न संभालना मुश्किल हो गया तो अब इन्होंने पर्सनल उपोषण मतलब पर्सनल फास्टिंग करने का एक ध्यान दिया है। ऐसी सारी बातें पंत जी के कान पर आने लगी।
पण मी या कोणत्याही टीकेला भीक घालणारा नव्हतो। पर वो क्या करने वाले थे, इन सारी बातों की तरफ गौर देने करने वाले नहीं थे। 181 पाऊंड रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। 181 पाउंड। पाउंड एक मेजरमेंट का प्रमाण है और उसे केजी में कन्वर्ट करें तो 181 पाउंड का वज़न होता है 82 केजी। रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। वो कार्ड उन्हें ऐसे लग रहा था 181 पाउंड का जो कार्ड है, जो कार्ड दिखा रहा था, वो कार्ड उनके आँखों के सामने नाच रहा है। इसीलिए वज़न कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली और उनके रातों की नींद हराम हो गई थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेरा वज़न अब कम होना ही चाहिए, मुझे कम करना ही है। झोप कमी झाली तर वज़न उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते और कम सोने से वज़न कम होता है ये उनको लगता था। इसीलिए उनको नींद कम आ रही थी तो उसका भी उन्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा था। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। पर मैं पहले जैसे सोता नहीं हूँ, खर्राटे मारकर सोता नहीं हूँ, इस पर धर्मपत्नी मतलब बीवी का बिल्कुल विश्वास नहीं था। घोरत असता रात्रभर अशी दुरुत्तरे ती मला करत असे। मतलब रात भर खर्राटे मारते रहते हो, ऐसी बातें वो हमेशा उन्हें किया करती थी। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। 2 महीने में 50 पाउंड वज़न मैं कम करूँगा, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने पंथ ने की और आहार शास्त्र की किताबों में अब वो अपना दिमाग लड़ाने लगे थे। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। अब प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त द्रव्य, इन सारी शब्दों की ओर या डाइट से रिलेटेड कोई भी शब्द उनके कान में आता है तो वो उस तरफ गौर करने लगे थे। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसतं कॅलरीज दिसू लागल्या। तो मतलब अब उन्हें खाने के प्लेट में खाना न दिखते हुए हर एक चीज़ में कितनी कैलोरीज है ये उन्हें अब दिखने लगी थी। आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनावारी भेटू लागले। अब खुशी की बात यह थी कि डाइटरी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बताने के लिए बहुत से लोग उन्हें आजकल मिलने लगे थे। इतकेच काय, परंतु आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाइटचा सल्ला दिला। मतलब अब उनके दूर दूर के क्या, तो उनके चौल के ही लोग, जो लोग उनके उपवास की चेष्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग अब उन्हें डाइट के बारे में सलाह दे रहे थे। उदाहरणार्थ साकोजी त्रिलोकेकर, फॉर एग्जाम्पल साकोजी त्रिलोकेकर सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। तो अब सोकाजी त्रिलोकेकर उनको पंत को सलाह देते हैं कि पंत तू डाइट कर, बटाटा छोड़ दे, बटाटे का नाम लेना भी पाप है ऐसे समझ और बटाटा का नाम भी मत ले। हो म्हणजे कुठे राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याचं चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल, खी खी खी। जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे कळत नहीं। हाँ, तो इसी बीच में जनोबा रेगे उसकी बात काटकर, सोका जी की बात काटकर कहते हैं कि हाँ, किसी ने पूछा कहाँ रहते हो तो सिर्फ बताना कि चौल में रहता हूँ, बटाट्याची चाल मत बोलना नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय, पण साकोजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले। तो अब इस बात पर सोकाजी ने को गुस्सा आया और उन्होंने जनोबा रेगे को डांट दिया। बोला, ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी, मी सांगतो तुला पंत बटाटा सोड।
तो वो उनको कहते हैं, ज़नोबा रेगे को कहते हैं, ए इडियट, हर बात में मजाक अच्छी बात नहीं होती है। पंत, आप बटाटा छोड़ दो बस, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्होंने बताना शुरू कर दिया। मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। मतलब अब पंत क्या क्या खाएंगे तो वज़न कम होगा, इसकी अब लिस्ट बनना चालू हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें सलाह दे रहे थे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बटाटे से हुई। बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा। तो कुछ ने कहा, एक ने कहा कि बटाटा एक बार ठीक है पंत, आप अब भात मतलब चावल खाना छोड़ दो। भातानं थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं। आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ? तुम्ही डाळ सोडा। तो उनकी बात टालकर काशीनाथ नाडकर्णी ने कहा कि चावल खाना छोड़ना कोई गलत बात है, तो चावल से कोई थोड़ी ना मोटा होता है। हमारे कोकण में सारे लोग चावल खाते हैं, कहाँ वो ज़्यादा मोटे हैं? ऐसे काशीनाथ नाडकर्णी ने उन्हें बताया। मुख्य म्हणजे साखर सोड। किसी ने उन्हें सलाह दिया कि शक्कर छोड़ दो। मी सांगू का? मीठ सोडा। तो किसी ने उनको नमक खाना छोड़ने की सलाह दी। लोनी, तूप सोडा। लोनी, किसी ने उनको बटर और घी खाना छोड़ने की सलाह दी। एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन। एक हफ्ते में अगर आपने बटर और घी खाना छोड़ दिया तो एक हफ्ते में 10 पाउंड वज़न कम नहीं होगा तो मेरा नाम मैं चेंज कर लूँगा। आमच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचं घटलं, हमारे हेड क्लार्क की वाइफ का उनका घटा था, ऐसे उन्होंने बताया। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। तेल और तली हुई चीज़ों को खाना छोड़ दो, फ्राइड चीज़ खाना छोड़ दो, ऐसे बाबू काका ने उनको सलाह दी। तो किसी और ने तो और अजीबोगरीब सलाह दे दी और उन्होंने कहा कि दिवसा झोपनं सोडा। तो मतलब दिन में सोना छोड़ दो, उससे क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, ऐसे किसी का मानना था। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा। और अभी किसी ने तो उनको कह दिया कि पत्ते खेलना भी छोड़ दो, बसून बसून वज़न बढ़ता, बैठे बैठे वज़न बढ़ जाता है। तो मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अलग अलग सलाहें पंत जी को देने लगे थे। मी मात्र सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। तो पंत ने अब सब लोगों की सारी बातें सुनी। किसी ने उन्हें बटाटा मतलब आलू खाने को छोड़ने के लिए कहा, किसी ने चावल छोड़ने के लिए कहा, किसी ने दाल खाना छोड़ने के लिए कहा, किसी ने शक्कर, किसी ने नमक, तो यहाँ तक बटर या फिर घी भी खाने के लिए छोड़ने के लिए कहा। उतना ही नहीं, तो उनके साथ साथ दोपहर में सोना और पत्ते खेलना भी बंद करो, ऐसी सलाह इन लोगों ने दे दी थी। सारी बातें सुनकर उन्होंने सिर्फ अपने मन की करने की ठान ली। इसीलिए वो कहते हैं कि मी मात्र सर्वजणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। मतलब सबका सुनना और अपने मन की करना। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले। तो पहला उपाय उन्होंने क्या किया? आहार परिवर्तन। आहार परिवर्तन मतलब खानपान में बदलाव। साखरेत सर्वात जास्त कॅलरीज असतात, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला। तो शक्कर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए उन्होंने अब बिना शक्कर की चाय बनाना या पीना चालू कर दिया। पहल्या दिवशी विशेष फ़र्क ही वाटला नहीं। तो पहले दिन जब उन्होंने बिना शक्कर की चाय पी तो उन्हें कुछ खासा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। घरात साखरबंदी जाहीर केली, घर में शक्कर लाना मना कर दिया। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मीठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। तो पूरे परिवार को उन्होंने कह दिया कि इस बार दिवाली में कोई मीठी चीज़ नहीं बनेगी। मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडाधोडा
करायचं ते कर एवढी सवलत ठेवली। सिर्फ बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत मीठा वीठा कुछ करना है तो कर लो, पर मेरे लिए कोई भी मीठी चीज़ मत बनाओ, ऐसे उन्होंने उनके वाइफ से, कुटुंब मतलब फैमिली या फिर उनकी वाइफ को उन्होंने बता दिया। पहिल्या दिवशीचा मला फ़र्क जाणवायला लागला। फिर उन्हें अब महसूस होने लगा, पहले ही दिन कुछ उनको ऐसे लगने लगा कि अभी मैंने क्या किया है, कुछ चेंजेस कर लिया है या मुझ में फ़र्क महसूस हो रहा है, ऐसे उन्हें एहसास होने लगा। बात अजिबात वर्ज करने अवघड होते, तो चावल बिल्कुल छोड़ देना, खाना छोड़ देना उनके लिए मुश्किल था। वर्ज करणे सोडून देणे या छोड़ देना। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम जब खाना खाते हैं तो पहली बार डाल लेते हैं, बीच में एक बार थोड़ा सा खाना डालते हैं और लास्ट में सिर्फ डाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ताक मतलब छाछ और दूध, ये तीनों भी छाछ और चावल मिलाकर खाते हैं। तो उन्होंने पहला चावल और जो लास्ट में हम छाछ के साथ चावल खाते हैं, वो दोनों ही टाइम का 2 चावल खाना उन्होंने शुरू रखा और बीच में जो वो खाते थे वो उन्होंने वर्ज किया, मतलब निकाल दिया। नुसतं उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत काही निराळं नसते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। तो उनको अब सब्जियां कौन सी मिल रही थी, उबली हुई सब्जियां मिल रही थी खाने के लिए। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इससे पहले मैं जो खाता था उसमें और अभी उनके बीवी ने जो उबाल कर दिया हुआ है उसमें कुछ खासा फ़र्क उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। पहले दिन अच्छे से चला गया, पर दूसरे दिन क्या हुआ, उनकी जो संकल्पना थी वो भंग होने की कगार पर आ गई। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती। तो पहले ही दिन आधे से ज़्यादा उनके ऑफिस के लोगों को पंथ के कुपोषण के बारे में या फिर डाइट के बारे में सबको पता चल गया था। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाटगौडला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। दूसरे दिन उनके ऑफिस में अन्ना नाटगौड जो थे उनको प्रमोशन मिली और उन्होंने उनके सारे सेक्शन को पार्टी दे डाली। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। तो कहते हैं, पंत कहते हैं कि उनके जो कैंटीन के आचारी थे, आचारी मतलब खाना बनाने वाला शेफ़, तो उसने क्या किया था, जैसे कि पंत के डाइट पर गुस्सा निकालना या फिर बदला लेने की भावना से ही सारी मीठी चीज़ें बनाई, ऐसे उनका कहना था। बरे न खावे तर अण्णा नाटगौडला वाईट वाटणार, तो और अगर इतनी मीठी चीज़ें खाऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा कि मैंने मेरा डाइट छोड़ दिया, पर नहीं खाऊंगा तो अन्ना नाटगौड को बुरा लगेगा, ऐसे पंत कहते हैं। बिचारा 6 वर्षाने एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता और 6 साल बाद उन्हें प्रमोशन मिला था। एफिशिएंसी बार मतलब जो कैपेसिटी होती है उसके बार या उसके पार जाने की जो प्रमोशन मिलता है वो अब उन्हें मिला था। तो इसीलिए उस खुशी में उन्होंने अन्ना नाटगौड ने सब लोगों के लिए पार्टी रखी थी। आचार्याने मिठाई साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। आचारी जो था मतलब खाना बनाने वाला जो था कैंटीन का, उसने क्या किया था, मिठाई में शक्कर न डालते हुए शक्कर में मिठाई डालकर वो लेकर आया था। मतलब इतनी मीठी चीज़ें उसने बना दी थी। घासा गणिक सहस्त्रवधी कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या। मतलब हर निवाले के साथ हज़ारों करोड़ों कैलोरीज मेरे पेट में जा रही थी, ऐसे उन्हें लग रहा था। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते, इसलिए जो मीठा मैं खा रहा था वो भी मुझे मीठा नहीं लग रहा था। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कैलोरीज, बटाटा वडा था
तो बहुत सी कैलोरीज रहेंगी उसमें। चिवडा अस्सल वनस्पतितला चूड़ा जो बना था वो भी अस्सल वनस्पति घी में डालकर बनाया गया था, इसीलिए वहाँ पे भी क्या हुआ, बहुत सी कैलोरीज उन्हें मिल रही थी। त्या आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली या भिकोबा मुसळेंच्या टोमण्यामुळे चोखाळून नाडगौडने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। अब ये सब खाकर मतलब मिठाई खाई उन्होंने, चूड़ा खाया, बटाटा वड़ा खाया, और ये सारी चीज़ें खाने के बाद अब उनको भिकोबा मुसळे ने क्या कहा, भजी नहीं बनेंगी तो पार्टी काय की। तो इसीलिए नाडगौड जी ने फिर से भजी मतलब भजिया उन्होंने फिर से और मंगा ली। शेवटी मला राहावेना। भज्यांची 7वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अब ये 6 प्लेट भजी खाने के बाद उनके मन में अब महसूस होने लगा कि भाई मेरा डाइट पूरा अब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पंथ ने उनके लोगों को बताया कि मैं अब डाइट पर हूँ। भजी वगैरह सब खा लिया, पर अब उन्हें अब लगने लगा कि मैं अब डाइट पर हूँ, तो उन्होंने सब लोगों को बताया कि मैं अब डाइट पर हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा और खा नहीं सकता। तो अब ऑफिस के लोगों ने उनको सलाह देना शुरू कर दिया। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? तो भिकोबा मुसळे कहते हैं कि खाने का और वज़न का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं है। मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढंच काय तर आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला। तुझी कुंभरास आणि कुंभलग्न आहे। नुसतं वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असा जाड्या राहणार। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? तो उन्होंने भिकोबा मुसळे जी ने कहा कि मैंने अब क्या हुआ है, 21 गुलाब जामुन खाया है, फिर भी देख मैं जैसे के वैसे पतला हूँ, और कभी मैंने एक्सरसाइज की ही नहीं ज़िंदगी में। तेरी राशि कुंभ है और लग्न भी कुंभ है, तो इसीलिए तू सिर्फ हवा खाकर जिएगा तो भी क्या रहेगा, मोटा का मोटा ही रहेगा। तेरा मोटापा कभी कम होने वाला है नहीं, और मोटापा किसी का भी कम होना उनके हाथों में नहीं होता है। तो उसके ऊपर जगदाळे क्या कहते हैं देखिए, नॉनसेंस। जगदाळे कहते हैं नॉनसेंस, रनिंग कर रोज़। मतलब वो क्या सलाह दे रहे हैं, रनिंग करने की सलाह दे रहे, दौड़ने की सलाह दे रहे। रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा। तो किसी ने उनको बताया कि रनिंग करने से ज़्यादा अच्छा है दोरी की उडी मारो। बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यानी। उन्होंने कहा, कुमारी कमलिनी केंकरे ने कहा कि आप क्या करो, स्किपिंग करना चालू करो। मेरे सिस्टर का 40 पाउंड वज़न उतरा है इस स्किपिंग की वजह से, ऐसे कुमारी कमलिनी केंकरे कहती है। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीच्या उड्या माराव्यात असे ठरवले, आणि मी 7व्या बशीमधले भजी उचलले। तो इतना सब करने के बाद सब लोगों ने फाइनल कर लिया कि मॉर्निंग में वो रनिंग करेगा और शाम में स्किपिंग करेगा, और ये कहते कहते उन्होंने 6 में से अब 7वें प्लेट की भजी भी उन्होंने खाना शुरू कर दिया। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। कुटुंब मतलब बीवी या फैमिली। तो फैमिली में उनके वाइफ का पंत के डाइट से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, कारण रोज़ काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। तो इससे वो क्या कर रही थी, रोज़ नया नया कुछ बनाकर वो अपने पति को खिलाने लगी थी। एके दिवशी नुसतं पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली। एक दिन उसने पडवल जो है वो उसने सिर्फ उबाल कर उनको खिला दी। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांची खुराक तिने चालू केली। बीवी ने उनको कौन कौन सी सब्जी खिलाई, शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळी च्या शेंगा, मतलब जो सब्जियां सिर्फ दिखने में पतली है वो सारी सब्जियां उसने अब अपने घर में लाना चालू किया और अपने पति को खिलाना कर दिया।
कोबी, कॉलीफ्लॉवर वगैरे बळसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. तो गोभी और कॉलीफ्लावर जैसे मोटे दिखने वाली सब्जियों को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया और अपने किचन से बाहर निकाल दिया. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. सुबह की जो चाय थी वो भी क्या हो गई, अब पहले जैसे नहीं लग रही थी. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागतो असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला. तो बिना शक्कर वाली चाय इतनी कड़वी होती है, ये इसकी कल्पना भी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागत नाही आणि आता लागतो. आता का लागतो तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. तो पहले बिना शक्कर की चाय जो थी वो कड़वी नहीं लग रही थी, अभी क्यों कड़वी लग रही है करके पंत ने अपने वाइफ से पूछा. तो वाइफ ने बताना चालू कर दिया. हेच ते म्हटलं ते उगच काय, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळे. तो उन्होंने बताया कि वाइफ ने बताया उनको कि मैंने ऐसे ही नहीं बोला है आपको, पहले जो शुरू में मैंने बिन शक्कर की चाय करके आपको दे रही थी तो वो बिना शक्कर वाली चाय थी ही नहीं. नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलास. तो कहता है कि अरे बिना शक्कर की चाय करके मुझे शक्कर वाली चाय क्यों दिया. तो बीवी कहती है अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता. तो बीवी ने उन्हें पलटवार किया और कहा कि थोड़ी सी शक्कर बची थी वो ख़त्म होने तक बोली मैं डाल देती हूँ, अब कल ख़त्म हो गई तो आज से मैंने बिना शक्कर वाली चाय बना ही दी ना. म्हणजे खलास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतं आहे वजन माझं, पण सांगितलं का नाहीस मला. तो वो कहता है मतलब खलास, इतनी सारी कैलोरीज मेरे पेट में गई और तूने मुझे बताया तक नहीं. तूने मुझे बताना ही चाहिए था. इसके ऊपर उनकी बीवी उलटा उन्हीं पर गुस्सा करके कहती है उगाच आरडाओरडा करू नका, वजनाचं काय ते मेलं होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू दे वजन. तो उनकी बीवी उन्हें गुस्सा कर कर कहती है वज़न का क्या है भाई, वो तो कैसे भी चलेगा और होगा धीरे धीरे कम, उसका क्या है बड़ी बात, और किसी का मांग कर खाते नहीं है हम, मोटे हो रहे हैं तो हम खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं, बढ़ता है तो बढ़ने दो वज़न. ऐसे उसने उल्टा उनके पति को मतलब पंत को फटकार दिया. और ये कहते कहते मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवला. और ये बोलते बोलते उसने बच्चों को खाने के लिए देने के लिए उसने क्या किया, एक छोटी सी कटोरी में लड्डू निकालना चालू कर दिया. तो लड्डू देखकर आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावत ती उद्गारले. तो उसने क्या किया, अब उनके लड्डू देखकर हम पंत के मन में भी अब लड्डू फूटने लगे थे, वो लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई थी. लाडू कशाला केलंस, साखर असेल त्यात. तो उसने अपने बीवी को कहा लड्डू क्यों बनाया, शक्कर होगा उसमें. तो उसके ऊपर उनकी बीवी ने उनको जवाब दिया इश, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी. तो उनकी बीवी ने बोला कि हमारे ख़ानदान में बिना शक्कर की लड्डू बनाने की किसी ने अभी तक प्रयास नहीं किया और कोई करता भी नहीं है. तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता हे खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. तो आखिर में कहना क्या था पंत का कि शक्कर मैंने बिना शक्कर वाली चाय तो पी ली थी, पर लड्डू के रूप में कुछ कैलोरीज मेरे पेट में अब चली गई थी. दोरीवरच्या उड्यांचा एकदा प्रयत्न केला आणि पहिलीच उडी शेवटची ठरली. तो पंत कहते हैं कि जब मैंने स्किपिंग का प्रैक्टिस करना चालू किया तो पहली बार जो मैंने रस्सी घुमाई वही मेरी आखिरी बार हो गई. कारण 8x10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरणे अवघड, क्योंकि 8x10 की जो उनकी रूम थी, हॉल था, उसमें रस्सी पूरी तरह से कम्प्लीटली घूमना बहुत मुश्किल काम था.
एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली. ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या आणि औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. पहली बार जो मैंने रस्सी घुमाई तो वो रस्सी पीछे मुड़कर गई, वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर के को लगी और उसके ऊपर जो भी तेल के और जो कॉस्मेटिक्स थे या दवाइयाँ थी उन सबको लेकर वो अपने साथ लेकर ज़मीन पर लेकर पटका दी. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात. अब दूसरी बार जब मैंने स्किपिंग की ट्राई किया तो क्या हुआ, आधा गैलरी में और आधा घर में रहकर मैंने स्किपिंग करना चालू किया तो वो रस्सी जाकर आचार्य बर्वे जी के गले में पड़ गई. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. उनका मेरे ऊपर पहले से ही गुस्सा था. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. तो जब सारे लोगों को पता चला मेरे उपास के बारे में तो सब लोगों ने आकर पूछताछ की. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाही. पर आचार्य बाबा बर्वे बाजू के रूम में रहकर भी वो कभी उन्हें मिलने आए नहीं. कारण उपास हे त्यांचे राखीव कुरण होते. ऐसा लगता था कि मेरी अकेले की ही अधिकार है उपास करने का, मेरे अलावा और कोई यहाँ पे उपास करेगा ही नहीं और करना भी नहीं चाहिए, ऐसे बाबा बर्वे को लगता था. और पंत ने उपास चालू कर दिया था, इसलिए उनको गुस्सा आया और वो गुस्सा उन्होंने पंत के ऊपर निकालना चालू कर दिया. और कहा, हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मैं तुम्हाला क्षमा करतो. तो बाबा बर्वे ने कहा, आपने ये जो दुष्टपना, ये जो पागलपन किया है मेरे गले में रस्सी डालकर, ये तुम्हारे उम्र को, आपके उम्र में शोभा नहीं देती है. और कोई होता तो आपकी खैर नहीं थी. मैं तुम्हें अब माफ़ कर रहा हूँ. तो उसके ऊपर पंत कहते हैं, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही. आचार्य, अहो वज़न कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. तो उन्होंने कहा, पंत कहते हैं, आचार्य जी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मैंने वज़न कम करने के लिए स्किपिंग कर रहा हूँ, रस्सी उड़ी मार रहा हूँ, काही उपयोग होणार नहीं. तो बाबा बर्वे ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको. तो पंत कहते हैं, का क्यों नहीं फ़ायदा होगा. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा. तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़बान पर आपको काबू रखना नहीं आता है, इसीलिए आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा. संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. तो उन्होंने कहा, अपने ज़बान पर कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए मन की एकाग्रता, संयम, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ चीज़ें छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका वज़न कम होगा. ऐसे आचार्य बाबा बर्वे पंत को उपदेश दे रहे हैं. आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली हे पाहता ना तुम्ही बाबा. तो उसके ऊपर पंत ने कहा, देखिए मैंने वज़न कम करने के लिए शर्म भी छोड़ दी है, ये तो देख ही रहे आप, इस उम्र में मैं स्किपिंग करने जा रहा हूँ. ठीक है, प्रथम बोलना सोड़ा. तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात करना छोड़ दो. बोलना छोड़ो. तो पंत कहते हैं, बोलना छोड़ दो, अजीब सी बात कर रहे हो आप. अजीब बात, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. तो उसके ऊपर बाबा बर्वे ने कहा, हमने सुना है इससे पहले कि हमारे पेट को कंट्रोल रखना है, वज़न को कंट्रोल रखना है तो हमारे खाने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ज़बान को हमारे कंट्रोल रखना पड़ेगा. पर और एक बात सुन लो, जब तक आप बोलना कम नहीं करोगे तब तक आपका वज़न बिल्कुल कम नहीं होगा. पण बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात बोललो. तो उन्होंने कहा कि बोलना ही पड़ेगा बाबा मुझे, पंत ने बर्वे जी से कह दिया. का पण एवढा संयम नाही तुमचा. मौनाचे सामर्थ्य मोठे, मौन ही शक्ति आहे, मौन ही डैश डैश डैश. तो इसके ऊपर बर्वे जी ने फिर उन्हें लेक्चर देना चालू कर दिया और कहा कि क्यों इतना कंट्रोल नहीं कर सकते आप. मौन
का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। मौन सबसे बड़ा शक्ति है। मौन ये है वो है, ऐसे उन्होंने अब बताना चालू कर दिया। उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचं एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व या विषयावर बडबडत होते। अब एक रस्सी का एक टोक उनके पास रखकर बाबा बर्वे ने 1 घंटा उनको मौन शांति का महत्व 1 घंटा बडबड करते हुए पंत को समझाना चालू कर दिया। शेवटी त्यांच्या वाक्प्रवाहाला अडवून मी ओरडलो। फिर आखिरकार मैंने उनके बातों को बीच में ही रोककर बोलना चालू किया। पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? तो पंत ने कहा, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा काय संबंध? तो उन्होंने कहा कि बोलने का और खाने का क्या संबंध है? तो तब पंत ने कहा, मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे। तो क्या बोला उन्होंने? मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ बाबा। दिवसभर बोलावंच लागतं मला, मुझे दिनभर बोलना ही पड़ता है। मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही? तो तब बाबा बर्वे ने उन्हें गुस्से से बोला, फिर काय का वजन कम होता है तुम्हें? अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवळलं का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। तब पंत सोचने लगा कि ये जो गला उनके गले में रस्सी गई थी वही मैंने कसकर उनके गले को क्यों नहीं बंद कर दिया, ऐसे उनके पंत के मन में विचार आने लगा था। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस यापुढे उपास, वजन उतरेपर्यंत उपास। अब पंत ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को बाबा बर्वे की बातों से, इनकी बातों से, उनकी बातों से अब उन्हें चिढ़ होने लगी थी। अब उन्होंने कहा कि बस अब मैं डाइट करूँगा तो वज़न कम करने तक डाइट कंपल्सरी कर ही लूँगा। मला मी काटकोळे झाल्याची स्वप्ने पडू लागले। अब मैं इसकी वजह से अब स्ट्रिक्ट डाइट चालू किया, इसीलिए उन्हें अब क्या हो रहा था, सपने में भी वो पतले हुए ऐसे लग रहा था। भरल्या ताटावरून मैं उठू लागलो। भरा हुआ खाना के प्लेट से मैं अब उठने लगा था, मतलब बिना खाए हुए ही मैं प्लेट से बाहर निकलकर खाना छोड़कर मैं बाहर निकलने लगा था। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील मी चहा पिऊ लागलो। तो उन्होंने कहा कि बिना शक्कर की चाय या बिना दूध की चाय तो हमने देखी है, पर बिना चाय पत्ती वाली चाय भी अब मैं पीने लगा था, ऐसे पंत कहते हैं। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। तो शक्कर देखकर अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। अंगाचा तिळपापड होणे, खूप राग येणे या बहुत गुस्सा आना। केवळ फळांवर मी जगू लागलो, सिर्फ फलों पर मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा था। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। अब नींबू पानी मुझे अमृत की तरह लगने लगा था। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोट्यात जाऊ लागलो। धारोष्ण दूध मतलब गाय की धार से निकली हुई ताज़ा दूध के लिए वो अब क्या कर रहे थे, अंधेरी के गोठे में, मतलब जहाँ गाय भैंस बांधते हैं ऐसी जगह पर वो जाने लगे थे। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या। तो जो स्किपिंग था वो उन्होंने अब बंद कर दी थी, क्योंकि नीचे के फ्लोर के जो लोग थे उन्होंने अब कंप्लेंट करना चालू कर दिया था कि आपके इस स्किपिंग की वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए उन्होंने वो अब स्किपिंग बंद कर दी थी। 10 उड्या पाय न अडकवता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो। 10 उड़ी मैं अब बिना अटके हुए मार सकता था, यहाँ तक मैं पहुँच गया था। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। अब ऑफिस छूटने के बाद गिरगाव की सड़कों पर मैं दौड़ने लगा था। केवल पौष्टिक व सात्विक आहार शुरू केला। अब मैंने सिर्फ पौष्टिक आहार लेना, डायटरी फूड लेना ही अब चालू कर दिया था। जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। करीब 10-12 दिन ये ऐसे ही रेगुलरली मैं कर रहा था। माझ्यातला फ़रक मलाच कळत होता। अब मुझ में फ़रक दिखने लगा था। लहान मुले बी पेरली की रोप किती वाढले हे उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे मला वाटत होते।
तो जिस तरह छोटा बच्चा कोई प्लांट बो करता है तो उसे ऐसे लगता है कि बार बार मैं अब देखूं प्लांट कितना बड़ा है, उस तरह मुझे भी अपने वज़न को कितना घटा है या कितना कम हुआ ये देखने की इच्छा, लालसा मन में जागृत होने लगी थी। त्याप्रमाणे रोज पण मी ती इच्छा दाबून धरली, पर मैंने मेरे मन को कंट्रोल कर लिया। बरोबर 1 महीन्याने मी वज़न करणार होतो। बराबर 1 महीने बाद मैं क्या करने वाला था? वज़न देखने वाला था। 1 महिन्याभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। 1 महीने तक मेरे पेट में घी का एक दाना भी नहीं गया था, केवळ दूध। दुर्दैवाने रोज गाईचे द्वारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, तो रोज जो दूध था या फिर गाय का धार वाला दूध जो था वो मिलना मुश्किल था। फिर भी मैंने मेरी डाइट चालू करके रखा था। केवळ दूध। दुर्दैवाने रोज गाईचे द्वारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू होता। पर फिर भी मैंने क्या किया, मेरा डाइटरी का स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था, ऐसे पंत बताने लगे हैं। पंत ने 15 दिन में जो डाइट किया था उसके बीच बीच में क्या क्या खाया था उतना छोड़कर उन्होंने डाइटरी स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया था, ये उन्होंने बताया। ये कहते हुए वे कहते हैं कि 15 वड्यात फक्त दोनच वेळा साखरभात झाला। हफ्ते उस 15 दिन में 2 बार मैंने शक्कर वाली चावल खा ली थी। एकदा साकोजीने चोरून कोळंबी भात चारला। एक बार उन्होंने क्या किया, फ्रॉन्स राइस खिलाया था। दूसरा, खालच्या मजल्यावरील भाऊजींनी सरपटरावांनी एकदा नागपुरी वड़ा भात पाठवला और एक बार उनके नीचे के फ्लोर के एक जीजाजी थे सरपटराव, उन्होंने नागपुरी वड़ा भात खिलाया था। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नहीं केला। इतना ये 2-3 बार छोड़कर उन्होंने कभी इन 15-20 दिनों में कभी चावल खाया ही नहीं। त्यामुळे मुख्यतः चर्बीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली और उनको अब लगने लगा कि चर्बी वाली जो भी पदार्थ है वो अब मैंने कम खाया है। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचा आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। तो ये सब डाइटरी के जो भी रिजल्ट काम थे वो मैं कर रहा था, इसलिए मेरे आजू बाजू के लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे और मेरे डाइट की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि अब आप में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क दिखने लगा है। जो लोग उनके डाइट की चेष्टा कर रहे थे वही लोग अब क्या कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि भाई अब पतले दिखने लगे हो। यहाँ तक की जनोब्या रेग्यांसारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच हो रेडावलात असे मान्य करावे लागे। तो जनोब्या रेगे जैसे जो बहुत ही कंजूस आदमी था, उन्होंने भी अब पंत को बारे में बताना चालू किया कि पंत ने सच में डाइट का अच्छे से पालन किया है और अभी वो पतले दिखने लगे हैं। पर इससे एक बात उनको लग रही थी की मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती की ती एकाच गोष्टीची म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची, पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चळण्यासारखा नव्हतो। तो पंत कहते हैं कि इन लोगों की जो प्रशंसा थी इसकी वजह से मुझे एक ही बात का डर लग रहा था कि कहीं मेरी उनकी प्रशंसा से मेरे मन में जो मांस जो ये था खुशी थी, खुशी के मारे मैं थोड़ा सा मोटा न हो जाऊं। पर उन्होंने दूसरी बार बोला है कि मैं ऐसी छोटी छोटी बातों से मैं अपना मोटापा बढ़ाऊंगा ही नहीं। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह जीवानियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पाऊंड वजन तरी घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती आणि त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला। तो इतनी असामान्य मनोनिग्रह मतलब मन पे कंट्रोल और अपने ज़बान पर कंट्रोल रखकर मुझे अब लगने लगा था कि मेरा वज़न कम से कम 20 से 25 पाउंड वज़न तो कम हो ही गया होगा। यही बात ठानकर मैंने क्या किया, अब मेरे ऑफिस के 1 महीने बाद पूरा 1 महीना डाइटरी करके अब मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस के सामने वाले वज़न कांटे पे अपना वज़न करने के लिए पैर ऊपर रख दिया। आनेली टाकून टिकट काढले और उसके अंदर एक आना डालकर अब टिकट निकाला। महिन्यापूर्वीच याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते। 1 महीना पहले ही उसके
जो मशीन था उसने वज़न बताया था 181 पाउंड, 181 पाउंड, मतलब कितना हो गया ये, करीब करीब 82 kg। तो अब हाच 1 महिन्याचा उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यावर आज टिकेटवर वजन। तो अब इतना असामान्य मनोनिग्रह, निराहार, उपवास और जो डाइटरी करके और स्किपिंग करने के बाद आज टिकेट पर वज़न दिखा रहा था कि मिनट भर माझा विश्वासच बसेना। थोड़ी देर तक तो मेरा खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। 192 पाउंड आणि भविष्य, मतलब अब वज़न कितना दिखा रहा था, 192, मतलब 192 पाउंड, मतलब करीब करीब 87 kg इतना वो वज़न दिखा रहा था। और कह रहे थे कि वो कह रहा था कि आप बहुत समझदार और गंभीर है, और उसके अंदर उनको कमेंट करके मिला है कि आप बहुत ही समझदार और गंभीर है। तो इसके ऊपर पंत ने कहा की हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायची सोडून दिली आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तरी या जन्मात जाणार नाही। छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। अब बाद में उन्होंने बोला कि अब मैंने इतना डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट और ये सब करके भी अगर मेरा वज़न घटने के बजाय बढ़ रहा है तो मैं आइंदा कभी इस ज़िंदगी में फिर एक बार डाइट के लिए पीछे नहीं पड़ूंगा या डाइट करूंगा ही नहीं। ये बात पंत ने अब सबके सामने जाहिर कर दिया था।